नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय में हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत की थी हमने, और उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो देख ली थी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ये बातें हमने देख ली थी। उसमें पिछली क्लास में हमने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित 4 न्यायाधीश निर्णय भी देखे थे। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस। आज हम सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की देखते हैं योग्यताएं। न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 124 इसका खंड 3 है, उसमें न्यायाधीशों के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए जो योग्यता है, अनुच्छेद 124(3) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। इसमें योग्यताएं केवल 2 ही हैं, केवल 2 ही हैं मुख्य रूप से। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सभी को पता है भाई। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। तो आप मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखें, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा ये उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये है उल्लेखित किसी उच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही एक से अधिक उच्च न्यायालयों में या हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। पांच वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो या न्यायाधीश रहा हो, एक ही बात है। पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी भारत के भूभाग के अंदर किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे ही 2, एक से अधिक कह सकते हैं, या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष किसके रूप में कार्य कर चुका हो? न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। यह आपको ध्यान में रखना होगा भाई। न्यायाधीश के रूप में इसने कार्य किया हो। और अगली जो मोस्ट योग्यता है वो भी ध्यान रखें आप, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही एक से अधिक, जरूरी नहीं कि एक में किया हो, एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में, यानी वकील के रूप में वकालत कर चुका हूं। अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हूं। दूसरी योग्यता होगी कि किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे ही एक से अधिक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में 2 से 10 वर्ष से ज्यादा समय या 10 वर्ष कम से कम होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में उसने कार्य किया होगी। और जो एक योग्यता है वो भी ध्यान रखें, राष्ट्रपति की नजर में विधि में पारंगत विधिवेता। राष्ट्रपति की नजर में विधि में
पारंगत विधिवेता हो, यानी कानून का जानकार हो। तो ये योग्यताएं आपको ध्यान में रखनी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में अनुच्छेद 124(3) के अंतर्गत न्यायाधीशों की योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। पहली जो योग्यता है वो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी योग्यता आप ध्यान रख लेंगे, मुख्य रूप से दोनों ये हैं भाई इंपॉर्टेंट ज़्यादा, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो या न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगली जो योग्यता है मुख्य, वो ये है कि किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो या 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। और अंतिम जो योग्यता है वो ये है कि राष्ट्रपति की नज़र में विधि में पारंगत क्या हो, विधिवेता हो। तो यह आपको ध्यान में रहनी चाहिए, योग्यताएं भूलने वाली चीज़ें नहीं है भाई। योग्यताएं हो गई। योग्यता के बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है न्यायाधीशों की शपथ। न्यायाधीशों की शपथ, और शपथ का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 का सब क्लोज 6 है, उसमें न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान किया गया है। अब शपथ देखिए, शपथ का जो प्रावधान है 3री अनुसूची में है। प्रावधान किस में है भाई? 3rd अनुसूची में। तो न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में है, ये ध्यान में रखना है। न्यायाधीशों की शपथ वेतन भत्ते मानेंगे तो 2री अनुसूची में, शपथ किस में है? 3री अनुसूची में। अनुच्छेद 124(6) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अब शपथ देखिए, शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा। या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे या राष्ट्रपति अपना कोई व्यक्ति नियुक्त कर देगा, नामित कर देगा, वो न्यायाधीशों को क्या दिलाएगा भाई? शपथ दिलाएगा। तो राष्ट्रपति मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, चाहे कुछ भी हो, न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब वर्तमान में भाई परंपरा चल पड़ी है, वर्तमान में एक परंपरा सी चल पड़ी है कि काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होते हैं, राष्ट्रपति महामहिम हैं, तो समय अभाव के कारण परंपरा है भाई, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है CJI या मुख्य न्यायाधीश, हिंदी में लिख लें आप, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं फिर मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएंगे भाई? मुख्य न्यायाधीश। तो ये ध्यान रखें आप। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे कौन? मुख्य न्यायाधीश। ये वर्तमान में परंपरा है। बाकी संविधान में जो उल्लेख है जिस पदाधिकारी का, उसका नाम है राष्ट्रपति। यानी न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, उसके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में उल्लेखित है। वर्तमान में परंपरा है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे कौन? मुख्य न्यायाधीश। अब शपथ में क्या है? शपथ किस बात की शपथ लेते हैं? तो आपको पता है भाई, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। भारत के 3री अनुसूची में आपने पढ़ लिया, कई पदाधिकारी पढ़ चुके हैं। हाँ भाई, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। निष्ठा की शपथ लेते हैं। और बात करें तो भारत की प्रभुता और अखंडता की, भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण
अक्षुण्ण रखने की, अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेते हैं न्यायाधीश। और बात कर लें तो न्यायाधीश इस बात की भी शपथ लेते हैं कि मैं अपनी पूरी योग्यता और ज्ञान से बिना भय पक्षपात, अनुराग द्वेष के अपने कर्तव्यों का क्या करूंगा, निर्वहन। ये शपथ लेते हैं न्यायाधीश। आसानी से ध्यान में रह जाएगी। भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की, ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों के आधार पर जो 16वां संविधान संशोधन है 1963 के द्वारा ये तीसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया था। तीसरी अनुसूची में जो भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के आगे शपथ में ये लाइन और जोड़ी गई है भाई, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। तो इस प्रकार से क्या हो गई, न्यायाधीशों की शपथ हो गई अनुच्छेद 124(6) के अंतर्गत। ये 3 बातें हैं शपथ की, आसानी से ध्यान देने वाली बातें हैं, कोई विशेष तथ्य नहीं है। उसके बाद में आता है न्यायाधीशों का कार्यकाल। क्या आता है भाई, न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल 124(2) में है, अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में प्रावधान किया गया। अब न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में बात की गई है तो कार्यकाल में ध्यान रखना है, संविधान में न्यायाधीशों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष, ये नहीं है, तय नहीं है कि कितने वर्ष कितना कार्यकाल होगा। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक, ये ध्यान रखेंगे, 65 वर्ष की आयु तक, जब तक 65 वर्ष की नहीं हो जाती सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, तब तक अपने पद पर रहेंगे। निश्चित कार्यकाल नहीं है, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक, जब तक 65 साल आयु नहीं हो जाती है अपने जीवन काल की, तब तक वो इस पद पर यानी न्यायाधीश के पद पर कार्य करेंगे। कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में। ऐसा नहीं है कि 65 साल तक सेवा करेंगे, 65 साल सेवा तो बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई। जब तक किसी मनुष्य की आयु 65 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक निश्चित कार्यकाल यहाँ पर नहीं है। ये हो गया। उसके बाद में अनुच्छेद 124(2) का जो क वाला भाग है उसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना क्या देते हैं, त्याग पत्र, लिखित रूप में अपना क्या देंगे, त्याग पत्र देंगे। ये ध्यान रखना है, न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना क्या देते हैं, त्याग पत्र। तो ध्यान रखेंगे, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और त्याग पत्र भी ये किसको देंगे, जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो राष्ट्रपति को ही देंगे। अब इसमें अनुच्छेद 124(2) ख वाला जो भाग है उसमें भी बात कही गई है भाई, उसमें पद विमुक्ति की बात कही गई है। क्या कहा गया है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है।
संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किसी न्यायाधीश को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये बात है अनुच्छेद 124 जो दूसरा खंड है ख वाला उसमें। तो याद रहने वाली बातें हैं, कोई विशेष बातें नहीं है। न्यायाधीशों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालयों के नहीं भी। अनुच्छेद 124(2) में ये बात कही गई है कि न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देंगे। त्यागपत्र लिखित रूप में देंगे भैया। राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं कि मैं त्यागपत्र अमुक कारण से त्यागपत्र दे रहा हूँ, या तो कार्यकाल समाप्त हो जाता है या कोई अन्य कारण हो। अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत क्या बात कही गई है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किसी न्यायाधीश को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये बातें भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अब देखिए न्यायाधीशों को हटाना, आगे वाला जो पॉइंट आता है वो ये आता है न्यायाधीशों को हटाना। न्यायाधीशों को हटाना, हटाना तो हटाना इससे संबंधित जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 124(4) में, न्यायाधीशों को हटाना। तो अनुच्छेद 124, 125 साथ ही पढ़ेंगे भैया हम, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। न्यायाधीशों को हटाना, इसका प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 124(4) में है। और अनुच्छेद 124(5) है उसमें क्या कहा गया है, पद विमुक्ति प्रक्रिया के लिए संसद विधि का निर्माण कर सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है। ये बात है, सही है। अनुच्छेद 124(5) में क्या कहा गया है कि न्यायाधीशों की पद विमुक्ति प्रक्रिया के लिए संसद किसका निर्माण कर सकती है, विधि यानी कानून का निर्माण कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है। संसद ने इसके लिए कानून बनाया भी है भाई। कौन सा, न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 ये संसद के द्वारा पारित किया गया है। तो अनुच्छेद 124(5) में जो बात कही गई है उसके अंतर्गत क्या है कि पद विमुक्ति, न्यायाधीशों की पद विमुक्ति प्रक्रिया के लिए, पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए संसद विधि का निर्माण कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है। संसद ने इसके लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित किया है। उसके बाद में आगे बात करें, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख अनुच्छेद 124(4) में है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख, हटाने की प्रक्रिया का क्या है भाई, उल्लेख है। ये ध्यान रखना है। न्यायाधीशों को हटाया क्यों जाता है, तो हटाने के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, क्यों हटाया जाएगा, या तो साबित अक्षमता या साबित कदाचार, अक्षमता या साबित कदाचार का दोषी, अक्षमता या साबित कदाचार का दोषी होने के कारण न्यायाधीशों को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई, हटाया जा सकता है। ये आरोप होते हैं अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत, यानी किसी न्यायाधीश कोई अक्षम है या उसके ऊपर कोई दोष आरोपित हो जाता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखना, सर्वोच्च जो न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को निलंबित नहीं कर सकता। ये छोटी सी बात है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे यहीं पर, निलंबित नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को निलंबित नहीं कर सकता है। अक्षमता या साबित कदाचार का दोषी होने के कारण इनको पद से हटाया जाता है और हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में किया गया है। क्या है हटाने की प्रक्रिया? कि प्रत्येक सदन में, संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत, साधारण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ये प्रक्रिया है वही किसकी? न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। यानी संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अगर उसी सत्र में कोई संकल्प पारित कर दिया जाता है, उसके पश्चात वो संकल्प कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति द्वारा फिर हटाने का आदेश जारी किया जाता है। ये प्रक्रिया है, इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में। अब देखिए 5 में क्या है? न्यायाधीशों की पद विमुक्ति प्रक्रिया के लिए संसद विधि का निर्माण कर सकती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान संसद के द्वारा किया गया है। अब देखिए नीचे आ जाते हैं हम। न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है, न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान या हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यानपूर्वक समझेंगे, एक बार समझ लेंगे तो हाई कोर्ट में आपको आसानी हो जाएगी। उच्च न्यायालय पढ़ेंगे ना तो वहां पर ज्यादा आपको जोर आने वाला नहीं है। सेम यही प्रक्रिया है, क्योंकि न्यायाधीश चाहे भारतवर्ष के हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। हटाता कौन है? संसद के द्वारा ही हटाए जाते हैं। तो हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सदन आपको पता है भाई 2 होते हैं। एक होता है लोकसभा, किसी न्यायाधीश को हटाना हो तो प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है, और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन फर्क कितना है कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के 100 सदस्य लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव लाएंगे और किसको सौंपेंगे भाई? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। यानी अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के 100 सदस्य लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव किसको सौंपेंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के 50 सदस्य लिखित रूप में ऐसा प्रस्ताव किसको सौंपेंगे भाई? सभापति को। किसको सौंपेंगे? सभापति को देंगे। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो कार्रवाई कौन करेंगे? राज्यसभा के सभापति। यहाँ 100 सदस्य लिखित रूप में देते हैं, वहाँ 50 सदस्य लिखित रूप में देते हैं ऐसा प्रस्ताव। आ गया भाई प्रस्ताव हटाने का। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं भाई? स्वीकृत कर सकते हैं या अस्वीकृत भी कर सकते हैं। अस्वीकृत कर सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं
और अस्वीकार भी कर सकते हैं। और यही प्रक्रिया यहीं पर भी होगी। राज्यसभा सभापति, यहाँ पर कौन हो जाएंगे भाई, सभापति हो जाएंगे। तो सभापति ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव इधर आता है तो ये वाले सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं, उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 50 सदस्य ले आए तो उसको स्वीकार ही करो। कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि 50 से ज़्यादा भी राज्यसभा में आया था प्रस्ताव। 2018 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस दीपक मिश्रा थे, उनके विरुद्ध लाया गया था। तो 150 से ज़्यादा सदस्यों ने लिखित में प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति जो वेंकैया नायडू साहब थे, उन्होंने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो जरूरी नहीं है 50 ही हो, 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जरूरी नहीं कि सभापति उसको स्वीकार करें या क्या करें, अस्वीकार करें, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव को स्वीकृत करते हैं, अगर प्रस्ताव क्या कर लेते हैं भाई, लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं, मान लीजिए स्वीकार कर लेते हैं, अस्वीकृत कर देंगे तो समाप्त हो जाएगा। और स्वीकार करने के बाद कौन स्वीकार करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, इधर कौन करेंगे, सभापति। तो स्वीकार करने के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है। 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगर प्रस्ताव इधर आता है तो राज्यसभा के सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और वो भी 3 सदस्यीय समिति का क्या करेंगे, गठन करेंगे। अब देखिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करते हैं। इस 3 सदस्यीय जांच समिति में कौन कौन शामिल होंगे, तो इसमें पहला जो शामिल होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो सकता है या अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल हो सकता है। वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। दूसरा होगा किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। तीसरा कौन होगा, तीसरा होगा विधि में पारंगत विधिवेता। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करेगा। 3 सदस्यीय जांच समिति में कौन कौन शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला होगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश और विधि में पारंगत विधिवेता। ये 3 सदस्यीय समिति उसके ऊपर लगे हुए साबित कदाचारों के ये जो आरोप होते हैं उसका परीक्षण करती है, जांच करती है। और समिति फिर अपनी जो जांच रिपोर्ट है, समिति अपनी जांच रिपोर्ट किसको देगी, पीठासीन अधिकारी को देगी। लोकसभा अध्यक्ष ही तो है पीठासीन अधिकारी को। और अगर राज्यसभा में होता है तो पीठासीन अधिकारी सभापति होते हैं। ध्यान रखना है, जांच समिति की जो रिपोर्ट बनाई जाती है इसकी कोई समयावधि नहीं है। जांच समिति की जो जांच रिपोर्ट होती है इसको बनाने में कितना समय लगेगा, इसकी कोई समयावधि नहीं है, समयावधि निर्धारित नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 दिन में तैयार करो, 20 दिन में तैयार करो। लेकिन ये जरूर है कि अगर प्रस्ताव आ जाता है तो उसी सत्र में पास होना जरूरी है। तो जांच समिति की जो रिपोर्ट है उसकी कोई समयावधि निर्धारित नहीं है, कितने समय में ये तैयार होगी। जांच रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी को सौंपी जाती है और उसके पश्चात इस जांच रिपोर्ट को फिर सदन में रखा जाएगा। कहाँ पर रखा जाएगा भाई, सदन में। लोकसभा में आई है तो लोकसभा में, राज्यसभा में आई है तो रिपोर्ट राज्यसभा में। अब सदन क्या करता है, आरोपी जो होता है आरोपी न्यायाधीश को बचाव का क्या देता है भाई, अवसर देता है कि आप अपने बचाव में
कुछ कर सकते हैं, आरोपी को बचाव का अवसर देता है। अगर वो बचाव कर लेता है तो ठीक है, बचाव में जो भी तर्क रखे जाते हैं, अगर तर्कों से सदन सहमत होता है तो ठीक है, अगर असहमत होता है तो उसके पश्चात सदन में हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। हटाने की क्या होती है प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया वही अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और हटाने की प्रक्रिया, प्रस्ताव लोकसभा में आया है तो पहले लोकसभा में ही हटाने की प्रक्रिया होगी। लोकसभा के कुल सदस्य लोकसभा में किस प्रकार से प्रस्ताव पारित होगा भाई, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का क्या होगा बहुमत, बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव क्या हो जाएगा पारित हो जाएगा। हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी लोकसभा में। प्रस्ताव लोकसभा में आया था भाई, तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये प्रस्ताव जाएगा कहाँ, फिर राज्यसभा में। कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया होगी, वही प्रक्रिया होगी। वही प्रक्रिया कौन सी, जैसे लोकसभा में हुई थी, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी। बहुमत से फिर प्रस्ताव यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पारित हो जाएगा। यहाँ से पारित होने के पश्चात ये यहाँ से राज्यसभा में गया, यहाँ से पारित होने के पश्चात कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास में। कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति फिर उसको क्या करेंगे, अपने आदेश और हस्ताक्षर सहित मुद्रा सहित आदेश कह सकते हैं, हस्ताक्षर सहित उसको हटाने का आदेश जारी करेगा। हटाने का क्या करेगा, आदेश जारी करता है। काफी ज्यादा लंबी और जटिल प्रक्रिया हो गई। एक बार आप पुनः इसको रिपीट करेंगे तो ही जाकर समझ में आएगी भाई। मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत वाली तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप पुनः देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ से चल रहे थे हम, न्यायाधीशों को हटाना। न्यायाधीशों को हटाना क्यों हटाया जाएगा, अगर वो अक्षम है या उनके ऊपर कोई दोष आरोपित है, साबित कदाचार के कारण इनको पद से हटाया जा सकता है। हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 124 के खंड 4 में। और इसमें किस प्रकार की बात कही गई है कि प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों की 2/3 बहुमत से अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है उसी सत्र में, तो राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करेगा। अंत में ये बात आएगी, वहां मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ ध्यान रखें, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट बात है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना है, नहीं किया जा सकता। यहाँ डबल बार लिखा गया है भाई, नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में 124(5) में क्या बात कही गई है, पद न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए संसद कोई कानून का निर्माण यानी विधि का निर्माण कर सकती है। इसके लिए संसद ने विधि बनाई भी है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसके अंतर्गत ही न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। भी हटाने का प्रस्ताव
संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्य लिखित में देंगे। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्य लिखित रूप में देंगे अपने मुखिया सभापति को। इधर वाले देंगे किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। यानी ध्यान रखने की आवश्यकता यही है कि प्रस्ताव जिस सदन में लाया जाता है कार्रवाई सबसे पहले उसी सदन में होती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब यहाँ अगर प्रस्ताव आता है तो लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव यहाँ आता है तो यही प्रक्रिया यहाँ सभापति कर सकते हैं, उसको स्वीकार भी सकते हैं, उसको नकार भी सकते हैं। अब देखिए प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो उसके बाद में अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के द्वारा 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाएगा। उसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश और विधि में पारंगत विधिवेत्ता। अगर प्रस्ताव इधर आता है तो यही प्रक्रिया इधर होगी भाई, यही 3 सदस्यीय जांच समिति इधर बनेगी सभापति के द्वारा। 3 सदस्यीय जांच समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसकी कोई समयावधि कोई फिक्स नहीं है कि इतने समय में अपनी रिपोर्ट तैयार करें। पीठासीन अधिकारी को रिपोर्ट देगी तो पीठासीन अधिकारी फिर उस रिपोर्ट को विचार करके सदन में रखवाएगा, आरोपी को बचाव का अवसर देगा और उसके बाद में हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लोकसभा में प्रस्ताव आया है तो लोकसभा में, राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में। यहाँ किस प्रकार से प्रक्रिया होगी? कुल सदस्य संख्या का बहुमत होगा, उपस्थित व मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत से। अगर प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो ये प्रस्ताव पारित होने के पश्चात जाएगा अगले सदन में, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया होगी जो इधर लोकसभा में अपनाई गई है, यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। यहाँ से प्रस्ताव पारित हो गया, उसी सत्र में, सेम सत्र में पारित होनी चाहिए दोनों। और फिर जाएगा कहाँ पर? राष्ट्रपति के साथ में। राष्ट्रपति फिर अपने मुद्रा सहित आदेश और हस्ताक्षर से इसको हटाने का आदेश जारी करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। यानी किसी को भी नहीं हटाया गया आज तक के इतिहास में। हाँ, ये प्रक्रिया लाई जरूर गई है भाई, ये जरूर ध्यान रखना है। ये किन किन न्यायाधीशों के विरुद्ध ये प्रक्रिया लाई गई? तो वी रामास्वामी प्रक्रिया लाई गई, हटाने की प्रक्रिया लाई गई किसके विरुद्ध? वी रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी 1991 से 1993 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे। तो वी रामास्वामी को हटाने के लिए 1993 में लोकसभा में, कहाँ पर? लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया गया, लोकसभा में हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई और वी रामास्वामी लोकसभा में प्रक्रिया शुरू की गई तो जांच में दोषी पाए गए। भी जांच में क्या पाए गए? दोषी। जांच में दोषी पाए गए और उसके पश्चात लोकसभा ने इनको बचाव का अवसर दिया। बचाव का क्या दिया? अवसर। क्या आप अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं? जब वी रामास्वामी को बचाव का अवसर दिया तो वी रामास्वामी के वकील थे भाई, कौन? कपिल सिब्बल। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर भी हैं, वर्तमान में भी हैं भाई कपिल सिब्बल साहब। तो कपिल सिब्बल इन्होंने लोकसभा में बचाव का अवसर दिया तो कपिल सिब्बल ने इनका क्या पक्ष रखा भाई? प्रतिनिधि के रूप में कपिल सिब्बल ने लोकसभा में इनका पक्ष रखा तो लोकसभा के ज्यादातर सदस्य कार्रवाई में बीच में ही उठकर चले गए। सदस्य संख्या अपने आप ही क्या हो गई भाई? घटती चली गई, कम हो गई और इसके कारण यहाँ जो प्रस्ताव रखा गया वो प्रस्ताव क्या हो गया? खारिज हो गया। प्रस्ताव क्या हो गया भाई? लोकसभा में ही खारिज हो गया। समझ गए होंगे मेरी बात आप आराम से।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक इतिहास में अभी तक किसी न्यायाधीश को इस प्रकार की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में लाई गई। जांच में दोषी पाए गए, इनको बचाव का अवसर दिया गया कि आप बचाव में अपने तर्क रख सकते हैं, तर्क रखे। और उसमें किसने रखे भाई? इनके प्रतिनिधि वकील कपिल सिब्बल ने, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी हैं, कपिल सिब्बल ने इनका पक्ष रखा। तो कांग्रेस सदस्य ज़्यादातर वही सदन से उठकर जाने लगे, सदन में सदस्य संख्या कम हो गई, तो ये प्रस्ताव यहाँ पर पारित होने की बजाय क्या हो गया? खारिज हो गया। एक बात, पहली बार इनके विरुद्ध लाई गई थी ये प्रक्रिया। दूसरी बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक इतिहास में 20 अप्रैल 2018 की बात है। 2018 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के विरुद्ध हटाने की प्रक्रिया कहाँ पर लाई गई भाई? राज्यसभा में। कहाँ पर लाई गई? राज्यसभा में। और राज्यसभा के जो सभापति थे उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया भाई? अस्वीकार, खारिज कर दिया। भारत के न्यायिक इतिहास में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के विरुद्ध भी हटाने का प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में 2018 में दीपक मिश्रा के विरुद्ध, लेकिन यानी 150 से ज़्यादा सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। उसके पश्चात भी सभापति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक इतिहास में तो ये दो ही न्यायाधीश हैं भाई जिनके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। एक वी रामास्वामी 1993 में और दूसरे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के विरुद्ध। बात करें हाई कोर्ट की, एक बार ध्यान में रह जाए भाई ताकि आपको समझ में आ जाए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश कलकत्ता हाई कोर्ट। कहाँ के न्यायाधीश? कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन। इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। हटाने का प्रस्ताव लाया गया 2011 में, अगस्त 2011 में। कहाँ पर? राज्यसभा में। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन को हटाने के लिए 2011 में राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया और जांच में क्या पाए गए भैया? दोषी। जांच में क्या पाए गए? दोषी पाए गए। तो राज्यसभा ने अपना प्रस्ताव क्या कर दिया भाई? पारित कर दिया। जितना बहुमत चाहिए था उसके हिसाब से अपना प्रस्ताव राज्यसभा ने क्या कर दिया? इसको हटाने के लिए पारित कर दिया। प्रस्ताव पारित हो गया। कहाँ गया? लोकसभा में। कहाँ गया? लोकसभा में गया। लोकसभा में इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हटाने की प्रक्रिया क्या हुई? शुरू। जो ही हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इनको लगा कि अब तो भारत के न्यायिक इतिहास में अपना नाम दर्ज होने वाला है। तभी उन्होंने क्या कर दिया भाई? त्यागपत्र दे दिया। क्या कर दिया? जो ही हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, पहले तो अड़ गए कि त्यागपत्र नहीं दूंगा, लेकिन उसके पश्चात इनको लगा कि इस प्रकार से आपको हटाया जाएगा, इज्जत आपकी जाएगी, क्यों नहीं इससे पहले ही क्या दे दिया जाए? त्यागपत्र दे दिया जाए। तो इन्होंने जो ही प्रक्रिया शुरू हुई प्रस्ताव के ऊपर अपना क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया और फिर प्रक्रिया बीच में रोक दी गई। प्रक्रिया क्या हो गई भाई? बीच में रोक दी गई, यानी बच गए, नहीं तो इनका नाम लिखा जाता। प्रक्रिया बीच में रोक दी गई क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। एक और थे भाई गंगटोक सिक्किम हाई कोर्ट के, क्या नाम था उनका? सिक्किम हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे 2010-11 की बात है ये। क्या नाम था? पीडी दिनाकरण ऐसे कुछ नाम था उनका। सिक्किम हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे पीडी दिनाकरण। उनके विरुद्ध भी हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये दोषी नहीं पाए गए और इस कारण इनके विरुद्ध हटाने की प्रक्रिया भी
नहीं हुई। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी हटाने की प्रक्रिया के संबंध में। और कोई विशेष बातें मेरे ख्याल से नहीं है, आसानी से आपके ये बातें दिमाग में रहने वाली हैं। हाई कोर्ट की बातें भी मैंने आपको यहाँ पर दो हटाने की प्रक्रिया है, तो सेम प्रक्रिया वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाए चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाए। ये प्रक्रिया हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, कोई विशेष बातें नहीं है भाई। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम आगे सर्वोच्च न्यायालय की भाषा। सर्वोच्च न्यायालय की भाषा, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 348 में है। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, कामकाज की भाषा होगी, तो इसमें होगी भाई अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय में कामकाज की भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी। ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में। तो बीच में ये बात भी आपको ध्यान में रखना, सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में जो कामकाज होगा वो कौन सी भाषा में होगा? अंग्रेजी भाषा में होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 124 में भाई जो ज़्यादातर बातें थी वो हमने देख ली हैं। अनुच्छेद 125 देखेंगे, वेतन भत्ते, न्यायाधीशों का वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 125 में। न्यायाधीशों को जो वेतन भत्ते मिलेंगे उनका प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 125 में किया गया है। अनुच्छेद 125(1) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाएंगे। संसद विधि द्वारा इसका निर्धारण करेगी और उसके द्वारा ही न्यायाधीशों को क्या दिया जाएगा भाई? वेतन भत्ते दिए जाएंगे। वेतन भत्तों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, सेकंड अनुसूची, तो सेकंड अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप न्यायाधीशों को वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। और इनको जो दिए जाने वाले वेतन भत्ते हैं कार्यकाल के दौरान संसद इनके वेतन भत्तों में परिलाभों में कह सकते हैं संसद वेतन भत्ते परिलाभ, वेतन भत्ते परिलाभ इनमें कटौती नहीं कर सकती, कटौती नहीं कर सकती, वृद्धि कर सकती है। क्या कर सकती है भाई? वृद्धि कर सकती है, यानी बढ़ा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर रहते हुए उनके वेतन भत्ते अन्य जो परिलाभ हैं उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा भाई? संसद के द्वारा। हाँ, ये जरूर है कि उसमें संसद वृद्धि जरूर कर सकती है। एक बात आपने पढ़ी होगी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है तो न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है, अन्य कोई परिस्थिति में नहीं भी। जब भारत के संपूर्ण भूभाग में किसी एक भूभाग में, एक क्षेत्र में अगर वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में पड़ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। वो बात थी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। यहाँ हम पढ़ रहे हैं न्यायाधीशों की अन्य बातें। तो अन्य बातों में किसी प्रकार का संसद कोई कटौती नहीं कर सकती, वृद्धि जरूर कर सकती है, बढ़ा जरूर सकती है। सेकेंड अनुसूची में उल्लेखित जो बातें हैं उसके अनुरूप ही न्यायाधीशों को वेतन भत्ते दिए जाएंगे। अनुच्छेद 125 में बात की गई है और उसका निर्धारण संसद किसके द्वारा करेगी भाई? विधि के द्वारा, संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। संसद विधि द्वारा निर्धारण किया जाएगा इसका। और भारत में वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन है भाई, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इनको वेतन मिलता है 2,80,000, 2,80,000। 2018 में इनका वेतन किया गया, 2018 में 2.5
80 लाख, यानी भारत का जो चीफ जस्टिस हैं उनको कितना वेतन मिलता है भाई? 2,80,000 रुपये वेतन मिलते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के ही, सुप्रीम कोर्ट के ही अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, इनको वेतन मिलता है 2,50,000। कितना मिलता है? 2,50,000। तो ये बातें भी मेरे ख्याल से आप आसानी से जान गए होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या मेरे दृष्टिकोण से आपको होने वाली नहीं है। वेतन भत्तों में अनुच्छेद 125 के अंतर्गत ये बातें आपने जान ली हैं। उसके बाद में आगे आप देख लें भाई, अनुच्छेद 126 देख लें, 124 देख लिया, 125 देख लिया, 126 देख लिया, अनुच्छेद 126। इसमें क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात कही गई है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किस में है? तो बताएंगे अनुच्छेद 126 में है। इसका मतलब क्या है? अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है, अनुपस्थित है, क्या है भाई? अनुपस्थित है, अपने पद पर नहीं है, मृत्यु हो गई हो या बीमार हो, अन्य कोई कारण हो, विदेश यात्रा पर गया हो, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, पद पर नहीं हो, पद पर नहीं हो, तो राष्ट्रपति द्वारा किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो ये बातें भी ध्यान में रहनी चाहिए। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए किसी कारणवश अनुपस्थित है, अपने पद पर नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश, ज्यादातर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की बात है भाई, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वरिष्ठ न्यायाधीश को ही चुनेंगे, एक तरह से परंपरा है। किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का क्या बना सकते हैं भाई? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। और अगर इनको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है तो पद पर रहते हुए उनको वे सभी वेतन भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो एक नियमित मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। तो सीधी सी बात है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान अनुच्छेद 126 के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है आपका अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 में क्या है भाई? तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश। ये सब ध्यान रख लें। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा, कहने का मतलब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा भाई? मुख्य न्यायाधीश करेगा। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति की क्या लेगा? ये पूर्व अनुमति लेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। जबकि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति की क्या होगी? पूर्वानुमति होगी। तदर्थ न्यायाधीश इनकी नियुक्ति क्यों करेंगे? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का कारण यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में, जब सुप्रीम कोर्ट में क्या हो? गणपूर्ति न हो,
गणपूर्ति न हो। जो न्यायाधीश हैं उनसे जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबित चल रहे हों, गणपूर्ति का अभाव हो, जितने न्यायाधीश हैं उनकी तुलना में मामले काफ़ी ज़्यादा चल रहे हों, तो जब गणपूर्ति नहीं होती है तो इनकी नियुक्ति की जाती है। किनकी? तदर्थ न्यायाधीशों की। तदर्थ न्यायाधीशों की जो अवधारणा है भाई, हमने ये कौन से देश से प्राप्त की है? फ्रांस से। कौन से देश से? फ्रांस से। ये एडोक जो जज होते हैं वो कौन से देश में ज़्यादा काम करते हैं? फ्रांस में करते हैं। और उसी प्रकार की प्रक्रिया हमने अपने भारतीय संविधान में इसको स्थान दिया है। तो फ्रांस से अवधारणा ग्रहण की गई है, ध्यान रखेंगे। और तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो मुख्य रूप से ज़्यादातर भाई इनका जो कार्यकाल होता है, निश्चित तो नहीं है लेकिन कार्यकाल 2 या 3 वर्ष होता है, ठीक है, जब तक, और ये जब तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, अब ये सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होती है तो इनकी नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में की जाती है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो ये जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय के एससी के न्यायाधीश माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे? न्यायाधीश कहलाएंगे, न्यायाधीश होंगे, ठीक है, चाहे कहीं से भी आए हों, किसी भी हाई कोर्ट से आए हों। अब ये जब सर्वोच्च न्यायालय में काम कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहलाएंगे और इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तरह वेतन, भत्ते, शक्तियां, परिलाभ, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होती तो मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करता है। और मुख्य न्यायाधीश जो भारत का सीजेआई होता है, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले न्यायाधीश की नियुक्ति किसके रूप में करता है? तदर्थ न्यायाधीश के रूप में करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है अभी। यानी यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके ऐसा कोई न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उस न्यायाधीश की नियुक्ति किसके रूप में करता है भाई? तदर्थ न्यायाधीश के रूप में करता है। तो ये बातें भी आपके जेहन में रहनी चाहिए। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश फ्रांस से ग्रहण किए गए हैं। कार्यकाल अमूमन 2 वर्ष होता है, लगभग फिक्स नहीं है। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और मुख्य न्यायाधीश इस नियुक्ति में ध्यान रखेगा कि अगर कोई तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करना है तो वह न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। जब सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति नहीं हो तब इनकी नियुक्ति की जाती है। और जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, न कि अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में। अगर सर्वोच्च न्यायालय में चले गए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ही कार्य करें। अब एक और देख लेते हैं 128, अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में क्या है? तो अनुच्छेद 128 ये देखें भाई, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में उपबंध किया गया है। अब देखिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर भारत का राष्ट्रपति किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में काम करने, सर्वोच्च न्यायालय में बैठने और काम करने का क्या करेगा? अनुरोध करेगा कि पेंडिंग मामले ज़्यादा हैं, आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, काफ़ी समय तक आपने काम किया है सर्वोच्च न्यायालय में, इसकी कार्रवाइयों के बारे में आपको ज़्यादा अच्छा अनुभव है, तो क्यों ना आप कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में किसके रूप में काम करें भाई? न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। यह अनुरोध किया जाता है। किसके रूप में काम करें? न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड न्यायाधीश इसमें शामिल हो जाएगा, कोई भी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड
न्यायाधीश हो जाएगा, हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड न्यायाधीश शामिल हो जाएगा। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में यहाँ पर उपबंध किया गया है कि जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से यह अनुरोध किया जाता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में कुछ समय के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। कुछ समय के लिए क्या करें? कार्य करें। मामलों को, जो लंबित मामले हैं उनको निपटाने का कार्य करें। अब यहाँ पर जो कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अगर न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में काम कर रहा है तो उसको ये, पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नहीं होंगे भैया, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको केवल अनुरोध किया गया, अनुरोध पर ये काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये नहीं होंगे, जबकि तदर्थ न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहलाएंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं कहलाएंगे, ठीक है। और इनको वेतन भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनको जो वेतन मिलेगा वो कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। जरूरी नहीं कि अन्य न्यायाधीशों के बराबर इनको वेतन मिले, इनकी वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अभी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। 127 में तदर्थ न्यायाधीश, अभी हमने पढ़ाई है काफ़ी। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जरूरत पड़ने पर किसी सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से यह अनुरोध किया जाता है कि वो कुछ समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। जब वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखना है। और इनको वेतन भी राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वही मिलता है। जरूरी नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही इनको वेतन मिले। तो फिलहाल के लिए हमारी क्लास का समय वही पूरा होता है। मिलते हैं अगली क्लास में और अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से और अपने शिक्षण को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।